ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ शुगर नोटिस, यानी शुगर का जो हमारे पास ग्लूकोज है, जैसा कि नेम से जाहिर है ग्लूको से निकला है, तो ग्लूको का बेसिकल मतलब होता है कि हमारे पास जो शुगर है तो उसका कोई भी पोर्शन होता है वो प्रोटीन में ऐड होता है, और जब वो ऐड हो जाता है तो हमारे पास बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, जो कि ग्लाइकोज, जब ग्लूकोज ऐड हो जाता है प्रोटीन में तो जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और एडिशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड जो हमारे पास मेन जो इस प्रोसेस में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो रहा होता है, ज़्यादातर वो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं। हमें पता है कि 3 क्लासेस हैं मेन हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मोनोसैकेराइड होते हैं, और उसके अलावा डाइसैकेराइड भी कुछ बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, और इसके बाद होते हैं हमारे पास पॉलीसैकेराइड। तो बेसिकली इसमें ओलिगोसैकेराइड हैं। ओलिगोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो ये 2 to 10 मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल होते हैं। नॉर्मल हम कहते हैं 2 to 6, लेकिन हमारे पास ये 2 to 6 होते हैं, लेकिन 2 to 6 होते हैं, लेकिन हमारे पास 2 to 10 भी हो सकते हैं। तो जो हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन है बेसिकली इसमें 2 किस्म की हैं, 2 टाइप्स हैं। एक एन लिंक्ड होती है और दूसरी हमारे पास ओ लिंक्ड होती है। तो एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड का मतलब ये है कि जो हमारे अमाइनो एसिड है बेसिकली उनमें हो रही है, और अमाइनो एसिड का वो पार्ट अगर वो एन पे ग्लाइकोसाइलेशन होगी एन वाले पार्ट में, जैसे कि हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो अगर इसके एन वाले पार्ट में होगी तो हम इसको एन लिंक्ड बोलेंगे, और अगर इसके ओ वाले पार्ट में, जैसा कि आप कर्सर भी देख सकते हैं, तो इसको हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे। तो इसकी आगे एन लिंक्ड जो ग्लाइकोसाइलेशन है बेसिकली अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो एस्परजीन एक अमाइनो एसिड है, उसमें एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है। और जो ओ लिंक्ड है वो बेसिकली हमारे पास जो सेरीन है और थियोनिन है, थायरोनिन है, बेसिकली ये 2 अमाइनो एसिड है जिनमें ओ लिंक्ड हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन होती है। ग्लाइकोसाइलेशन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन था जो कि मैच्योर था, और इसमें ये ग्लूकोज ऐड हो रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नया हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन है, तो वही मेन हमारे पास इसकी 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन जो आज की हमारी स्लाइड्स का मेन कंसर्न है वो 2 ही रहेंगी। एक हमारे पास एन ग्लाइकोसाइलेशन है और दूसरी हमारे पास ओ ग्लाइकोसाइलेशन है। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो हमारा एन ग्लाइकोसाइलेशन है बेसिकली वो जो अमाइनो एसिड है उसके एन पार्ट से होती है, और जो हमारे पास ओ है हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन है वो ओ वाले पार्ट से होती है। इसके अलावा भी जो हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन है उनकी और भी टाइप्स पाई जाती हैं, ओ ग्लाइकोसाइलेशन, सी ग्लाइकोसाइलेशन और फास्फो ग्लाइकोसाइलेशन। तो बेसिकली ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो किस साइड पे हो रही है, यानी अगर एन वाली पे हो रही है तो हम एन ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन वाली पे हो रही है तो हम ओ ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे। इस तरह अगर कार्बन के डिफरेंट पॉइंट पे हो रही है, ग्लूकोज ऐड हो रहा है तो हम उसको सी ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे एंड सो ऑन। और इसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं, हर एक ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के लिए हर एक के लिए डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लूकोज है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास ओ पोर्शन पर जो उसका है वहाँ पे सीराइन जो है उसके ओ पोर्शन पे ग्लूकोज जाके ऐड हो रहा है, यानी हमारा अमाइनो एसिड सीराइन था और उसके ओ पोर्शन पे हमारे पास ग्लूकोज जाके ऐड हो रहा है, और हमारे पास एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमीन है जो कि बेसिकली अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है जब इसके साथ ही जुड़ जाएगा। और इसमें हमारे पास ओ पॉइंट पे हो सकता है, और जो हमारे पास ग्लू जी विशाल जो हमारे काइंडली किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक। अच्छा, कार्बन के जो हमारे पास NAG है, यानी जो हमारे पास एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमीन है, इसके बेसिकली जो ओ पोर्शन है जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे हमारे पास सीराइन भी ऐड हो सकता है या थेरोनाइन भी ऐड हो सकता है। ये 2 हमारे पास अमाइनो एसिड हैं, कोई भी अगर ये ऐड होगा तो बेसिकली हम इस जो हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन है उसको हम ओ लिंक्ड बोलेंगे। तो है आमतौर पर ये जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है इसमें हमारे पास ये जो ओ लिंक्ड होती है बेसिकली ये हमारे पास हो रही होती है ग्लैक्टोज में, जबकि जो एन लिंक्ड होती है वो हमारे पास हो रही होती है ग्लूकोज में। और ये ऑकर होती है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की सरफेस पे, यानी जो सेल की सरफेस जो कि डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन से बनती हैं
जब ये वाली हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन होती है तो बेसिकली जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं वो बेसिकली टेक पार्ट करते हैं सेल की सरफेस बनाने में। उसके बाद इसको जो बेसिकली कार्य होता है वो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है जो कि इस वाली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल को करता है, ग्लाइकोसाइलेशन को कार्य होता है। और जो हमारे पास टाइनोमाइसिन है वो बेसिकली टेनिक अमाइसिन है, वो इस जो ट्रांसक्रिप्शन है ये जो हमारे पास हो रही है ग्लाइकोसाइलेशन, इसको वो रोक नहीं सकती। टेनिक अमाइसिन बेसिकली एक हमारे पास इनहिबिटर है जो कि ग्लाइकोसाइलेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये असल एक एंटीबायोटिक है, यानी ये नॉट इनहिबिटेड बाय, ये इससे ये इनहिबिट नहीं होती है, ठीक है जी क्लियर। जी सर। उसके बाद बेसिकली ये उन एंजाइम से होती है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, यानी जो हमारे एंजाइम्स है बेसिकली ये एक एंजाइम है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। अब हमारे पास एनलिक्ड आ गई है, जैसे कि हमें पता है ये कि ग्लूकोज में होती है और इसमें जो हमारे पास अमाइनो एसिड है वो एस्परजीन है। और जब ये आपस में उसकी अमाइनो एसिड बेसिकली वो प्रोटीन का पार्ट है और जिस पे वो हो रही है, तो जब वो उसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी, जब उसमें ग्लूकोज ऐड हो जाएगा तो फिर हम इसको बोलेंगे एन एसिटाइल ग्लाइको अमाइन। और बेसिकली ये जो ये वाली टाइप है एन लिंक्ड, ये 5 टाइम्स मोर अबेंडेंट होती है ओ लिंक्ड से, यानी जो पिछले वाली हमारे पास ओ लिंक्ड थी उससे ये 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। और ये अम्यूनोग्लोबुलिन्स वाले मालिक्यूल्स में होती है, ओवल ब्यूमिन से होती है। और इसके बाद पेप्टाइड्स हार्मोन्स हैं वो जब हमारे पास ये वाली ग्लाइकोसाइलेशन होती है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है, तो बेसिकली वो चीज़ें बनती हैं। और ये को ट्रांसलेशनली हो रही होती है, यानी जैसे जैसे हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही होती है उसके साथ साथ हो रही होती है। जबकि जो हमारे पास ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन थी वो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली पे हो रही है। और इसको जो एंजाइम कर होता है बेसिकली वो ओस्टेज है। ओस्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कर होता है, यानी हमारे पास एस्परजीन जो है इसके अंदर वो बेसिकली ग्लूकोज का ऐड कर होता है। और जो ट्यूनसिन एक एंटीबायोटिक है वो इसको इनहिबिट कर सकती है और इसके एंजाइम जो है मेम्ब्रेटिक बॉडी नहीं होती। उसके अलावा अब हमारे पास है ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस है कि हाफ ऑफ द ऑल प्रोटीन्स टाइपिकली एक्सप्रेस्ड इन द सेल अंडरगो दिस मॉडिफिकेशन, यानी जो हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस है जो कि एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, हमारे सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन है टोटल उसका हाफ जो है ना, ऑलमोस्ट हाफ, वो सारे ग्लाइकोसाइलेशन उनमें होती है। क्योंकि बेसिकली जो हमारे बॉडी के बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके ज़रिए जब ग्लाइकोसाइलेशन होती है तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं जिनके फंक्शनिंग हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। अब जब ग्लाइकोसाइलेशन होती है तो जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होते हैं बेसिकली वो रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस हो रहा होता है ग्लाइकोसाइलेशन का बेसिकली ये ल्यूमन में हो रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में हो रहा होता है। और बेसिकली जो हमारे पास कॉमन शुगर हैं जो कि ऐड हो सकते हैं ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस में जो कि ग्लूकोसाइड में पाए जाते हैं, उसमें ग्लैक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है और बाकी सारे ये 8 वो कॉमन शुगर हैं जो कि ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस में हमारे जो अमाइनो एसिड हैं उनके साथ ऐड हो सकते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें ग्लाइकोसाइलेशन की तो पहला नंबर ये है कि ये स्टेबलाइजेशन करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, यानी जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है पहले वो स्टेबल नहीं होता जब इमेच्योर होता है, तो जैसे ही उसकी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है बेसिकली वो स्टेबलाइज हो जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। उसके बाद इसकी पोलैरिटी इंक्रीज़ कर देता है जो हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है पहले, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज ऐड नहीं होता, तो जब ग्लूकोज ऐड हो जाता है तो बेसिकली उसकी पोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो बेसिकली वो सोलुबल भी हो जाएगा ऐसे सॉल्वेंट्स में जो कि डाइपोलर हैं। उसके अलावा ये जो हमारे प्रोटीन्स हैं जब उनकी ग्लाइकोसाइलेशन होती है तो प्रोटीनेज एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि अक्सर प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं, तोड़ने के लिए आते हैं। तो जब ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है तो जो प्रोटीनेज हैं वो हमारे इन जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं या इन प्रोटीन्स जिनकी ग्लाइकोसाइलेशन हो चुकी है इनको वो तोड़ नहीं सकते। उसके अलावा ये कंट्रोल प्रोटीन लाइफ हाफ लाइफ इन ब्लड, यानी जो ब्लड के अंदर प्रोटीन का रिमेनिंग टाइम है जितना देर वो रहती है उसको भी ये बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है। यानी जब ग्लाइकोसाइलेशन होती है तो इस
ग्लाइकोसाइलेशन से पहले जो प्रोटीन है वो हमारे जो ब्लड है उसमें कम ठहर सकते हैं, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन के बाद क्योंकि बेसिकली अब वो स्टेबल हो चुकी है तो इस वजह से वो उसका हाफ लाइफ जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग में भी इस्तेमाल होती है, यानी जो हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन जब हो जाती है तो हमारे पास ऐसे रिसेप्टर साइट्स बनते हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। तो जब एक सेल दूसरे सेल से बाइंड करना होता है या किसी एक वायरस वगैरह ने आके किसी सेल से बाइंड करना होता है तो सेल मेम्ब्रेन्स पे ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि उन्हें बेसिकली प्रोवाइड करते हैं वे कि वो उसके साथ अटैच हो सकें। और इसके अलावा ये जो मेटास्टेसिस है, जब हमारे कैंसर के सेल एक जगह से दूसरी सेल ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो जो हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन है ये उसको भी अफेक्ट करती है, यानी ये उसकी साइड चेंज कर सकती है कि हो सकता है जो हमारा प्रोटीन जिसने एक और जगह पे जाना था लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से वो अब किसी और जगह पे जाएगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। बेसिकली हमने देख लिया कि हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन होती क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो इनके नतीजे में ग्लाइकोसाइलेशन जब भी होएगी तो हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगे, उन प्रोटीन्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। तो अब हम देखने लगे हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स बेसिकली हमारे बॉडी में एक तो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स का भी हिस्सा होते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। एक बेसिकली फंक्शन है स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, यानी जो कोलेजन है बेसिकली ये बाइंड करता है डिफरेंट प्रोटीन्स को आपस में। तो बेसिकली ये हमारे मसल्स में भी पाया जाता है। तो एक तो उनका ये रूल है कि डिफरेंट प्रोटीन्स को बाइंड करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है कोलेजन जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स को आपस में बाइंड करता है, जो कि ग्लाइकोसाइलेशन के नतीजे में ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये लुब्रिकेंट हैं एंड प्रोटेक्टिव एजेंट हैं। जैसे कि फ़िश की जो उसकी बॉडी होती है बेसिकली वो म्यूसिन से बनी होती है, और इसी तरह जो विस्कस जेल्स होती हैं एपिथेलियल की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं और बेसिकली वो प्रोटेक्टिव होती हैं और उनको लिब्रिकेशन फॉर्म करती हैं डिफरेंट स्किन्स को। और डिफरेंट आप कह सकते हो जानवरों में और तक के इंसानों में भी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हमारे पास है म्यूसिन है जो हमारे पास प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे हमारे पास भी काम करती है एपिथेलियल लेयर में। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल करती है, यानी जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ऐसी प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जाके किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें जो प्रोटीन्स आ जाते हैं वो ट्रांसफेरिन है और सेलुलोप्लाज्मिन है। उसके अलावा ये इम्यूनोलॉजिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बीटा और टी सेल्स जो हैं बेसिकली वो भी उनमें भी ग्लाइकोसाइलेशन जब वो होती है तो बेसिकली उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो बाइंड करते हैं हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल के साथ वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जब कोई वायरस वगैरह आता है तो वो किस तरह से बाइंड करता है एक सेल उसके सरफेस के साथ। उसके अलावा हार्मोन्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं हमारे पास हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन्स के डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, उसमें हाइड्रोनिक हैं और डिफरेंट हार्मोन्स हमारे पास पाए जाते हैं। एंजाइम्स भी इसी तरह हैं कि एंजाइम्स भी बेसिकली काफ़ी सारी एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके अलावा सेल अटैचमेंट है, रिकॉग्निशन साइट है, यानी वायरस जब सेल के साथ अटैच होता है तो उसके लिए भी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एनिमल बॉडी के तो वो उसको प्रोवाइड करते हैं साइट। इस तरह बैक्टीरिया जब किसी सेल के साथ अटैचमेंट करता है और इस तरह हार्मोन जब किसी सेल पे के साथ इंटरेक्शन करता है तो उसमें भी बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स का बहुत रोल है। फर्दर अगर हम बात करें तो एंटी फ्रीज़र के तौर पे काम करती हैं हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऐसी बहुत सी प्रोटीन्स हैं जो कि फ़िश वाटर जो हमारे पास फ़िश जो कि पानी में रहती हैं उनके अंदर बेसिकली वो एंटी फ्रीज़ के तौर पे काम करते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए तो फिर भी वो जो फ़िश की बॉडी है उसको फ्रीज़ होने से बचाती है। इंटरेक्टिव विद स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ बेसिकली वो इंटरेक्शन करती हैं, उनके साथ अटैच हो सकती हैं। जो जैसे कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं वो भी बेसिकली एक किस्म का अटैच हो जाती हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हमारे पास कोई रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स को रिसेप्ट करते हैं और हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं। तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे रिसेप्टर्स में भी इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो अफेक्ट करती हैं फोल्डिंग ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनकी फोल्डिंग अफेक्ट की जाती है ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उनकी फोल्डिंग कंट्रोल कर देते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट रेगुलेशन है कि डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं
किसी भी एनिमल के स्टेज में, तो उसको भी बेसिकली जो कंट्रोल कर होता है, उसमें भी जिस का मेन रोल इन्वॉल्व है वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं। होम्योस्टेसिस में है कि स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेटलेट्स, यानी होम्योस्टेसिस में भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं उनकी सरफेस पे मौजूद होते हैं। और इसके अलावा विजुअल पिगमेंट जो हमारे की आँख के रेटिना में होती है, उसमें भी, जो कि हमें देखने में मदद देता है, बेसिकली उसमें भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल इन्वॉल्व है।